हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर मैं एक बार फिर से आपको ईवीएस के वो टॉप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं जो आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करें आज का मॉक टेस्ट। रेडी हैं आप? एक एक क्वेश्चन को दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और इस मॉक टेस्ट को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, जंगलों के ज्यादा काटने से निम्न में से कौन सी स्थितियां संभावित हैं। यानी अगर डिफॉरेस्टेशन होता है, जंगलों का कटान होता है, कौन कौन सी सिचुएशन जनरेट हो सकती हैं, सामने आ सकती हैं। एक कहता है कि आसपास की जगह ज़्यादा ठंडी होगी। क्या बात सही है? तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने योग्य बात है कि अगर जंगल कटेंगे, वन कटेंगे तो जगह ठंडी नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, तापमान में वृद्धि होगी। यहाँ पर दोस्तों आपका ए स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बी कहता है वर्षा जल का रिसाव कम होगा। सीधे सीधे समझे तो कह रहा है कि क्या वर्षा कम होगी, तो बिल्कुल सही बात है। पेड़ पौधे बारिश कराने के लिए दोस्तों जिम्मेदार होते हैं, इनके द्वारा बारिश होती है। तो ये चीज़ें हम लोगों ने बचपन से पढ़ी हैं कि जो जंगल होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वे बारिश कराते हैं। तो यहाँ पर आपका अगर वन ही कट गए, जंगल कट गए तो बारिश कम होगी। तो आपका बिल्कुल सही बात लिखी है कि वर्षा जल का रिसाव कम होगा। सी कहता बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा। अगर बारिश होती है तो क्या मिट्टी बहेगी, यानी सॉइल इरोजन होगा। तो बिल्कुल सही है, अगर जंगल नहीं होंगे तो सॉइल इरोजन होगा, क्योंकि जंगल क्या होते हैं, पेड़ पौधे मृदा अपरदन को रोकते हैं। यहाँ पेड़ ही नहीं होंगे तो रोकेगा कौन। तो सी भी आपका सही है। कह रहा है, अगला कह रहा है डी, भौम जल का स्तर बढ़ जाएगा, यानी जो ग्राउंड वाटर है क्या उसका लेवल बढ़ जाएगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर बारिश नहीं होगी। अगर जंगल कट जाएंगे और बारिश नहीं होगी तो आपका जो लेवल है ग्राउंड वाटर का वो डाउन चला जाएगा, तो यहाँ पर बढ़ेगा नहीं। तो डी आपका और ए दोनों रॉन्ग हो जाएंगे। सही आपका बी और सी ऑप्शन है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बी एंड सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला बढ़ेंगे और अगला देखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है और सीटेट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। घर में बच्चों से धीरे धीरे खाने के लिए एवं अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, इसका या इसके सबसे उपयुक्त कारण कौन से हैं। मॉक टेस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। वे कम खाते हैं। भाई बच्चों से कहा जाता है कि धीरे धीरे खाओ और अच्छी तरह चबा कर खाओ। क्यों कहा जाता है कि वे कम खाते हैं? तो ऐसा तो कोई कारण है नहीं। उनके दांत सुरक्षित रहते हैं, ये भी काम नहीं है। धीरे खाने और अच्छी तरह चबाने से दांत सुरक्षित रहने का कोई मतलब नहीं है। वे खाते समय पानी नहीं पीते, इस बात का भी कोई मतलब नहीं है। डी स्टेटमेंट कहता है उनके भोजन का पाचन सही ढंग से होता है। बिल्कुल सही बात है कि बच्चों से या किसी को भी धीरे धीरे खाने और अच्छी तरह चबाने के लिए कहा जाता है, ताकि जो है डाइजेस्ट, जो आपका फूड डाइजेशन होता है तो वो अच्छी तरीके से हो। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी सी रॉन्ग है, ओनली डी, यानी आपका केवल डी वाला फोर्थ ऑप्शन सही होगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी एक्टिविटी से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में ऑर्गन्स यानी आपका इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा। अब बताइए कौन सी आपका एक्टिविटी सही रहेगी। ये कह रहा है कि समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, ये आपका एक बढ़िया कारण हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो ऐसा एक्टिविटी कराना चाहती है जिसमें इंद्रियां शामिल हों। तो यहाँ पर समूह चर्चा दोस्तों नहीं हो पाएगा। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये भी आपको देखना है कि आपके पास ऑप्शन एक ही सही चूज करना है। भाई अगर आपको ए बी सी बी सी डी करके दिए होते तब आप कुछ सोच सकते थे, लेकिन आपको परफेक्ट एक ही ऑप्शन चूज करना है। तो पेडागोजी के अंदर कई बार क्या होता है, 2-3 ऑप्शन हमें सही लगते हैं, लेकिन एक बेस्ट को चूज करना है। यहाँ पर वो इंद्रियों के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहती है, तो यहाँ समूह चर्चा ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, ये आपका बेस्ट तरीका होता है बच्चों को सिखाने का कि आप फील्ड ट्रिप पे ले जाएं। तो यहाँ पर क्षेत्र भ्रमण जहाँ भी आप देख लेना, अगर आपको ये शब्द मिल जाए तो ये आपका सीखने का बेहतर तरीका है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या होता है, ट्रिप पर जाके बच्चे जो है हर चीज़ का खुद ब खुद अवलोकन करते हैं, उन चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। तो ये आपका तरीका बेस्ट है।
यहाँ पर उचित साधन के लिए स्मार्ट कक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है। कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को यहाँ पर दोस्तों आपको बेस्ट एक ही चूज करना है, तो यहाँ बी आपका बेस्ट हो जाएगा। समुदाय के सदस्य आपके जैसे कारपेंटर हो गया आपका, या टीचर भी हो गया, और आपके बहुत सारे ऐसे लोग जैसे कुम्हार जो बर्तन बनाता है, ये आपके समुदाय से संबंधित हैं। डॉक्टर, ये सारे समुदाय से संबंधित व्यक्ति होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो फिलहाल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला बढ़ेंगे और अगला 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मैचिंग करनी है। इधर कुछ आपके जानवर या उनकी विशेषताएं दी गई हैं, इधर उनके नाम दिए गए हैं, ऐसे करके आपको मैच करना है। क्या है दोस्तों, पहला, हमसे अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर कौन देख सकता है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बाघ हो जाता है। ठीक है, अंधेरे में हमसे 6 गुना जो बेहतर देख सकता है वो बाघ हो जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और सीटेट के अंदर खूब ज़्यादा पूछा गया है कि हमसे 4 गुना अधिक दूरी से स्पष्ट देख लेने वाला जो पक्षी ग्रुप है वो कौन सा है, तो चील, बाज, गिद्ध आपको याद रखना है। अगर कोई चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखती है तो उन्हें 8 मीटर की दूरी से वो चीज़ साफ दिख जाती है, चीलबाज, गिद्ध को। यहाँ बाघ 6 गुना बेहतर देख सकता है। बी कहता भूमि पर होने वाले कंपन को महसूस करके प्रतिक्रिया करता है, ये आपका सांप हो जाएगा, बी का 4th जाएगा। अब अगर बात करें, यहाँ पर ए लिख लें और यहाँ पर बी लिख लें। मांस को चीरने और फाड़ने के लिए कौन सी आपकी चोंच होती है, हुक जैसी चोंच का यूज होता है। भाई मांस को चीरने और फाड़ने के लिए जैसे आपका गिद्ध हो गया, वल्चर की बात करें, या आपका चील हो गया, ऐसे आपके जो जानवर हैं, जो पक्षी हैं, जानवर नहीं पक्षी हैं, उनकी दोस्तों हुक जैसी चोंच होती है। तो यहाँ पर ये सी के साथ जाएगा 5वां। 12 घंटे की नींद कौन लेता है, बतख की बिल्ली। तो 12 घंटे की नींद के लिए आपकी बिल्ली फेमस है, तो यहाँ पर डी जाएगा 2nd के साथ। तो अब आप मैचिंग कर चुके होंगे। ए का क्या है, 3rd है, बी का दोस्तों 4th है और सी का 5th है। डी का अगर बात करें तो डी का 2nd है, तो 2nd ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि सांप के कान नहीं होते हैं, और सांप क्या है, त्वचा के माध्यम से कंपन को महसूस करने वाला, सबसे जल्दी महसूस करने वाला जीव सांप हो जाता है, और हवा में हुए कंपन को सबसे जल्दी महसूस करने वाला आपका बाघ हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 4 प्रकार के आपके सांप भारत में जहरीली प्रजातियां पाई जाती हैं, वो आपकी नाक करैत, दुबैया और अफाई हैं। ठीक है, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिनसे वो जहर इंजेक्ट कर देता है जब किसी को काटता है। तो 2 दांत, खोखले दांत, जिन्हें हम फन बोलते हैं, फंक्स बोलते हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करते रहना है। अगला क्वेश्चन है, लूज मोशन यानी दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं, क्या कहते हैं, कि वह अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक यानी साल्ट और थोड़ी सी शुगर यानी चीनी मिली हो, ऐसा पानी पिएं। ऐसा क्यों बोलते हैं? ए कहता है केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती है, यानी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती आपकी इंटेस्टाइन। तो बिल्कुल सही है, सिर्फ आप चीनी वाला पिएंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। चीनी और पानी का जो सम्मिश्रण है, मिक्सचर है, वो क्या होता है, सरलता से इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है, यहां पर यह भी बात सही है। तो तीनों ही बातें सही हैं आपकी, तो यहां पर ABC है, फर्स्ट ऑप्शन है, तो ABC आपका सही हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं और 6 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बेस्ट, थम्स अप कीजिएगा। एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाते हुए कई सुरंग से होके, कई आपकी टनल से होके गुजरती है। अब ये जो टनल्स हैं वो किन पहाड़ियों में है, ये आपको बताना है। अब भाई यहाँ से आपको इस तरीके से कुछ मैप बना लीजिए। ठीक है, यहाँ इस तरीके से आप मैप बनाएंगे। यहाँ दोस्तों क्या है, अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम, यहाँ मान लीजिए कहीं अहमदाबाद होगा, त्रिवेंद्रम आपका केरल के अंदर, केरल यहाँ पे है। ऐसे आती है आपकी ट्रेन। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, यहाँ से ऐसे आपका अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम पहुंची, यहाँ पे आपका अहमदाबाद, कई सुरंग से गुजरी। क्या पूर्वी घाट पड़ेगा? पूर्वी घाट इधर है आपका, ठीक है, पूर्वी घाट इधर है और पश्चिमी घाट आपका इधर है, ये आपका पश्चिमी घाट है। अगर बात करें हिमालय, तो हिमालय तो ऊपर है, इससे अहमदाबाद से कोई मतलब नहीं, ये आपका हिमालय इधर है। अगर बात करें अरावली, तो अरावली आपका राजस्थान के अंदर हो जाएगा। तो अब बताइए, ना पूर्वी घाट पड़ेगा, ना अरावली, ना आपका हिमालय, कौन सा पड़ेगा? पश्चिमी घाट पड़ेगा।
पश्चिमी घाट के अंदर कई सुरंगों से होते हुए आप कहाँ पहुँचेंगे? त्रिवेंद्रम पहुँचेंगे। समझ में आ गया अच्छे तरीके से? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे आपके लॉजिकल क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ मैप में देख सकते हैं आप, यहाँ गुजरात से चले और यहाँ केरल जाना है तो आप वेस्टर्न घाट जो है यानी पश्चिमी घाट की तरफ चलेंगे, ना कि ईस्टर्न घाट और हिमालय और अरावली से आपको कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है? वाराणसी की अद्वितीय कढ़ाई की कला, यानी जो यहाँ की कढ़ाई की जो कला है वो कौन सी है? कौन सी कढ़ाई होती? जरदोजी, फुलकारी, चिकन, कांथा। तो यहाँ पर दोस्तों चिकन कढ़ाई के लिए हमारा लखनऊ फेमस है, और यहाँ अगर फुलकारी की बात करें तो ये पंजाब हो जाएगा, ये पंजाब से संबंधित है। जरदोजी की अगर बात करें तो ये वाराणसी हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वाराणसी के लिए। यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा बिना गूगल किए, ऐसा नहीं गूगल करके देख लेना है, कलमकारी जो है वो कहाँ की, आपकी कलमकारी कहाँ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। बहुत कुछ इससे क्लियर होने वाला है एक क्वेश्चन से, देखिएगा। चांगपा क्या है? ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति है, या पहाड़ों पर निवास करने वाली एक जनजाति है, या पठारी क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति है, या नदियों के समीप रहने वाली एक जनजाति है। तो चांगपा जो है दोस्तों वो मेनली आपका लद्दाख के अंदर, लेह लद्दाख के अंदर पाई जाती है जनजाति। अब इनसे जुड़े कई सारे फैक्ट हैं। ये दोस्तों अपने जो ये रहते किस में है, इनके जो टेंट होते हैं उन्हें रेबो कहते हैं, ठीक है, रेबो। और जहां ये जानवर पालते हैं जिस जगह पर, उस जगह को लेखा बोलते हैं। इनमें डिफरेंस रखिएगा। जहां पर जानवर अपनी भेड़ बकरी रखते हैं उसे लेखा उस जगह को बोलते हैं, और जहां ये रहते हैं उस टेंट को रेबो बोलते हैं। इनके पास बकरी होती है जो पश्मीना, इसकी ऊन जो होती है पश्मीना के बाल से जो शॉल बनाई जाती है, वो एक शॉल जो है वो 6 नॉर्मल स्वेटर के बराबर गर्म होती है। एक शॉल को बनाने में 250 घंटे लगते हैं। हाथ से बनाई जाती है क्योंकि मशीनों के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। इनकी पश्मीना गोट का जो होता है बाल वो बहुत महीन होता है। तो ये सारी चीज़ें चांगपा के बारे में है। अब आप समझ चुके होंगे असली आपका रियल ऑप्शन कौन सा है। या BCD आपका कैंसिल कर देंगे। ठंडे रेगिस्तानों में निवास करने वाली एक जनजाति है जो पहाड़ के ऊपर रहती है, यह भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ ए ऑप्शन सही है। तो इतनी सारी चीजें आपने चांगपा से क्लियर किया है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रकृति जो चाइल्ड सेंटर्ड नेचर है वो EVS का किसके कारण है? चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इतना काम आपको करना है, इतना प्यार देना है। तो प्राइमरी स्तर पर जो बाल केंद्रित प्रकृति है EVS की वो किसके कारण है? एक कहता गतिविधि आधारित शिक्षा, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। क्या है? एक्टिविटी बेस्ड आपका शिक्षा होनी चाहिए, गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। तो बी ऑप्शन आपका है रटकर सीखना। NCF 2005 दोस्तों साफ साफ कहता है कि बच्चों को रोटेन सिस्टम से फ्री किया जाए, बच्चों को रट्टा ना लगवाया जाए। तो यहाँ रटंत विद्या अब नहीं चलेगी, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। कह रहा बाल केंद्रित प्रकृति किसके कारण है? पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा। डी कहता है सीखने के लिए स्कूल और घर समुदाय की भागीदारी। तो यहाँ पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षा, बिल्कुल आपको पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं रहना है। यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय की भागीदारी। ये बात बिल्कुल सही है। स्कूल से भी बच्चे सीखते हैं, घर में भी सीखते हैं और कम्युनिटी से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तो यहाँ AD आपका ACD वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है A और D वाला, तो केवल A और D सही हो जाएगा। पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षा, रटकर सीखना, ये कैंसिल कर देंगे। फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन क्या है? छोटा सा क्वेश्चन है, फुल टॉस है, 6 आपको लगाना है। माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? ये दोस्तों क्या तिब्बत का है, नेपाल का, भारत का या चीन का? तो माउंट एवरेस्ट दुनिया की सर्वोच्च चोटी है आपकी, और ये नेपाल के अंदर है, पार्ट ऑफ नेपाल। इसकी दोस्तों जो ऊंचाई है वो आपकी 8,848 यानी आपका 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बी ऑप्शन सही कर देना माउंट एवरेस्ट के लिए। तो बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर है। क्वेश्चन कह रहा है यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचें तो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो। यानी ऐसी लाइन खींचना है भारत के मानचित्र पर जो दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली
और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को मिलाती हो, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा कौन सी होगी? दिल्ली के सापेक्ष। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में जिसके साथ सापेक्ष लगा हो दिशा वहीं से देखी जाती है। मैप से मैं आपको करवाने वाला हूं इस क्वेश्चन को। आप अपने ऑप्शन देखिए, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ठीक पूर्व, उत्तर पूर्व। तो यहां देखेंगे आपको नई दिल्ली से, ये आपकी दिल्ली है और यहां से आपको वेस्ट बंगाल देखना है। भाई दिशाएं तो आपको याद ही होंगी, उपू दप होता है, यानी उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। इंग्लिश मीडियम वाले नॉर्थ आपका, और इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर आपका साउथ और इधर वेस्ट। देखिए यहां से आपको देखना है, ये लाइन देखना है, इसके दिल्ली के सापेक्ष आपको कोलकाता की दिशा देखनी है। ये कौन सी दिशा हो गई? साउथ ईस्ट हो गई। यहां दोस्तों अब अगर आप जरा सा भी कंफ्यूज हुए और आपने देख लिया कोलकाता से और नई दिल्ली, तो डायरेक्शन तुरंत बदल जाएगी, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, जो कि आपका गलत होगी। तो यहां दोस्तों दिल्ली के सापेक्ष आपकी कौन सी, कोलकाता किस दिशा में है? साउथ ईस्ट में है, यानी दक्षिण पूर्व सही हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन। अगला बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी 504 किलोमीटर है। यदि ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की जो मीटर पर सेकंड में एवरेज स्पीड यानी चाल निकालनी है। भाई चाल बराबर दूरी बटा समय, यह फार्मूला पढ़ा है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना पढ़ा है। तो आपका क्वेश्चन बहुत इजी है और इससे खास करके हमारी बहनें डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से। आपको सिर्फ देखना है कि डिस्टेंस दी गई है और टाइम दिया गया है। यहां पर डिवाइड कीजिए, 504 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, ये किलोमीटर और घंटा होगा, इसे मीटर पर सेकंड में आपके आंसर आ रहे हैं, इतना तो देख सकती हैं। यहां मीटर पर सेकंड में आंसर आ रहे हैं, तो यहां पर भाई बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना। बड़ा कौन है? किलोमीटर घंटा, और छोटा कौन? मीटर पर सेकंड। तो छोटे में करना है तो छोटा वाला ऊपर रखो, 5/18 कर दो। यहां पर क्या हो जाएगा? 18 से अगर काटे तो 18 दूनी 36 और 18 8 144। भाई 14 बचेगा, 144 हो जाएगा। 7 चौक आपका 28 हो जाएगा। 4 और 5 यानी 4 5 आपका 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बढ़ें तो इस तरीके से कर देना है, डरना नहीं है कि हाय सीटेट ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, इस तरीके से नहीं करना है किसी भी भाई बहन को। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है? साइबेरिया से आने वाला पक्षी है छोटा प्रवासी पक्षी। ये मैंने आपको पक्षी वाला, बर्ड्स वाला एक मॉक टेस्ट और एक आपका वीडियो टॉपिक भी दिया था, उसमें भी करवाया था। बताइए अगर आपने किया है उसे तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब आपको पता होगा। क्या वो पिंटल डक है, क्या वो ऑस्प्रे है, फ्लेमिंगो है या स्टिंट है? तो दोस्तों जो आपका साइबेरिया से आता है वो करीब आपका 7.5 यानी आपका इतनी दूरी किलोमीटर, 7500 किलोमीटर की दूरी तय करके, लगभग इतनी मैं बोल रहा हूं। अब एक्चुअल में मैं वहां लेके मीटर और फीता लेके गया नहीं था। यहां पर क्या है? 7500 किलोमीटर आपकी लगभग इतनी डिस्टेंस तय करके 15 ग्राम का पक्षी आपका छोटी जलरंक जो स्टिंट होता है वो आता है साइबेरिया से भारत। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मजाक की बातें हैं, मजाक में लीजिए। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, भोपाल बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है। भाई यहां पे अगर देखें, हम थोड़ा सा मैप बना लें ऐसे, भोपाल जो है बेंगलुरु के ठीक उत्तर में है, यानी बेंगलुरु कहीं यहां है मान लीजिए, और ठीक उत्तर दोस्तों ऊपर की तरफ होता है। यहां से देखेंगे ठीक उत्तर में आपका भोपाल है। गांधीनगर भोपाल के ठीक पश्चिम में, इधर मान लिया, इधर बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। यहां भोपाल जो है, भोपाल के पश्चिम में गांधीनगर है, ये गांधीनगर हो गया। अब बताना भैया गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा, लड़कियों डरना नहीं है, क्या है? गांधीनगर के सापेक्ष बेंगलुरु की दिशा, ये दिशा पूछ रहा है। और मैंने कहा जिसके सापेक्ष लगा हो उसे ही लेना है। गांधीनगर के सापेक्ष तो दिशा यहां से देखनी है। कौन सी दिशा देखनी? ये वाली। और मैंने कहा नॉर्थ ऊपर होता है, ईस्ट इधर, साउथ इधर और वेस्ट इधर। दिशा कौन सी? साउथ ईस्ट हो गई, यानी दक्षिण पूर्व हो गई, नहीं हुई। तो सी ऑप्शन सही कर दो। देख क्या रही हो, यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, और आज के इस वीडियो का मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत
साउथ इंडिया का सबसे बड़ा आदिवासी मेला या उत्सव कौन सा है? कुंभ मेला। तो कुंभ मेले में बहुत सारे लोग आते हैं, देश विदेश से आते हैं, और ये आपके प्रयागराज में आयोजित होता है, और भी कई जगहों पर होता है, लेकिन आपका प्रयागराज का बहुत फेमस है, 12 वर्ष के बाद होता है। यहाँ पर आदिवासी मेला जो कोया जनजाति होती है आपकी, उसके द्वारा मनाया जाता है। आप बताइएगा दक्षिण भारत में किस जगह पर, वैसे तो पूरे दक्षिण भारत की बात करें, लेकिन मेनली कोया जनजाति कहाँ पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये मेला और उत्सव कौन सा है? खर्ची नहीं है भैया, गंगा जी मेला है ही नहीं, साउथ में गंगा जी कहाँ है, इलाहाबाद होके बहती हैं। तो यहाँ बात करें समक्का सरालम्मा जात्रा, नाम याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसको नाम याद हो गया इसका, उसका पेपर 30/30 हो जाएगा, पक्का है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। 15 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और अब अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो के क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले मॉक टेस्ट के अंदर बेस्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।